प्रिय बच्चों, कक्षा 8 गणित अध्याय 1 के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले भाग में परिमेय संख्याएं शुरू किए थे और परिमेय संख्याओं में हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इसके पिछले वाले लेक्चर में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम लोगों ने दो गुणधर्म पढ़ लिया था। पहला था समवृत्त और दूसरा था क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता इसका बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। अब तीसरा जो पढ़ना है वो है साहचर्य या सहचारिता। अब हम लोग ये देखेंगे कि साहचर्य या सहचारिता योग के लिए या व्यवकलन के लिए या गुणन के लिए या भाग के लिए किन किन संख्याओं में यह लागू होगा। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को लेते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। हमने ये बताया था कि प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। अच्छा, अब ये साहचर्य या सहचारिता का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम दो संख्याओं को समूह में लेकर के फिर दूसरी संख्या से अगर जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो उसमें अगर कोई अंतर नहीं आता है तो हम ये कहते हैं कि योग के लिए साहचर्य है या घटाव के लिए है या भाग के लिए है। तो हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं में देखते हैं। इसमें से कोई भी तीन संख्या हम लें, सपोज कर लें 2, 4 और 5। अब हम पहली जो संक्रिया है उस संक्रिया पर हम देख रहे हैं कि योग के लिए साहचर्य है। प्राकृत संख्याओं में योग के लिए साहचर्य है कि नहीं है। तो अब इसमें हम करते ये हैं कि दो संख्याओं को एक समूह में जोड़ेंगे और फिर तीसरी संख्या को अलग करके जोड़ेंगे। तो ये कितना होगा? 2 और 4 6 और फिर धन 5, तो ये बराबर हो जाएगा 11। फिर अब समूह को हम चेंज कर दें, यानी कि 2 + 4 + 5। अब 4 + 5 को एक समूह में कर लें तब ये हो जाएगा 2 धन 4 और 5 9 हो जाएगा। 9 और 2 11 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याओं में योग के लिए साहचर्य है। प्राकृत संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिख लें, प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, योग के लिए। तो प्राकृत संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। प्राकृत संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। फिर अब दूसरा आता है व्यवकलन। तो अब फिर वही क्रिया हम करेंगे। इसमें से कोई तीन हम अवयव ले लें और फिर जैसे मान लेते हैं कि 4 है, 2 है, 1 है। 4 - 2 करें, फिर माइनस, तो 4 में से 2 घटेगा। नहीं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सपोज कर ले 5, फिर 2, फिर 1। 5 में से 2 को घटाएं तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। 3 में से 1 घटाएंगे फिर 2 आएगा। अब फिर हम करें 5 ऋण 2 ऋण 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा?
1 और ये बराबर कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो जब बराबर नहीं हो रहा है तब हम ये कहेंगे कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। अब ये आपके किताब में टेबल भी दिया हुआ है, इसको भरना भी है। तभी हम लोगों ने पहले देखा कि प्राकृत संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं, तो यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे। व्यवकलन के लिए नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। फिर अब इसके बाद से तीसरा है आपका गुणन। अब गुणन के लिए फिर हम 3 संख्याएं लें, मान लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है। तो इसमें 2 को एक साथ करें, समूह बना करके फिर हम गुणा करते हैं। तो ये कितना होगा 3 पचे 15 और फिर 15 में 7 का गुणा करें, 15 सत्ते 135। अब फिर समूह को हम चेंज कर दें, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 7 कर दें। तो ये हो जाएगा बराबर 3 गुणे 7 पचे 35। फिर इसका गुणा करें, 3 पचे 15 और 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15, 5 7 पचे 35, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9 और 1 10। यहाँ पे गलत हो गया है, 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ दोनों स्थितियों में समूह को अगर हम चेंज भी कर रहे हैं तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, और कंक्लूजन हमारा हो जाएगा कि प्राकृत संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य हैं। गुणन के लिए साहचर्य हैं। ठीक है। अब चौथा जो ऑपरेशन है, संक्रिया है, वो है भाग। अब यहाँ पे भाग में भी उसी तरह से हम 3 संख्याएं लेंगे और 2 को समूह करके 2 को एक साथ लेंगे, यानी कि जैसे मान लेते हैं 8 4 फिर 2। तो 8 में 4 से हम भाग करें एक साथ, फिर भागे 2, फिर ये कितना होगा 4 दूनी 8, 2 भागे 2, फिर ये बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 8 में 4 से भाग दिया तो कितना आया, 4 दूनी 8, 2 आ गया, फिर भागे 2, 2 में 2 से भाग किए तो 1 आएगा, 2 नहीं 1 आएगा। ठीक है। अब फिर हम ये समूह को चेंज करें तो ये हो जाएगा 8 भागे 4 भागा 2। तो ये बराबर कितना होगा, 8 भागे 4 भागा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर भाग करेंगे तो 2 चौको 8। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में मान बराबर नहीं है। तो जब मान बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पे टेबल में हम भर देंगे नहीं, और यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि प्राकृत संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है। ठीक है। अब फिर हम लोग पूर्ण संख्याओं को चेक करें कि योग के अंतर्गत या व्यवकलन के अंतर्गत या गुणन के अंतर्गत या भाग के अंतर्गत साहचर्य है कि नहीं है।
पूर्ण संख्याएं, एक बार और रिपीट कर दें, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम 0 लिख दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये आपका प्राकृत, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब योग के लिए हम चेक करेंगे कि ये संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं कि नहीं हैं। तो इसको चेक करने के लिए, जैसे हमने प्राकृत संख्याओं में देखा था कि इसमें से कोई भी हम 3 संख्या लें और तीनों संख्याओं में से समूह बना करके अगर हम जोड़ें, जैसे एक संख्या हमने ले लिया 0, फिर 5 और फिर 7। अब यहाँ पे 0 धन 5 धन 7, तो 0 धन 5 बराबर क्या होगा? 5, और फिर धन 7, ये बराबर हो जाएगा 12। फिर 0 धन 5 धन 7, इसको एक साथ लें तो ये कितना होगा? 0 धन 12, ये बराबर 12। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। पूर्ण संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, और यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। अब ये दूसरा नंबर, जो दूसरा ऑपरेशन है, संक्रिया है, वो है व्यवकलन। अब व्यवकलन के लिए देखें कि पूर्ण संख्याएं साहचर्य हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी हम 3 संख्याएं लेंगे। मान लेते हैं कि एक 7 है, 4 है, 3 है। अब यहाँ पे 7 -4 कर दें, -3, 7 में से 4 घटेगा 3, और फिर 3 में से 3 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 7 को किनारे करें, फिर 4 ऋण 3, ये बराबर होगा 7 ऋण 4 में से 3 घटेगा 1, 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 और 6, ये यानी कि दोनों स्थितियों में मान बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। अब कंक्लूजन ये हो जाएगा कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। तीसरा जो ऑपरेशन है, तीसरी संक्रिया है, वो है गुणन। अब इसमें भी हम कोई भी 3 इस पूर्ण संख्याओं के समूह में से लें, कोई भी 3 मान लें और उसको हम गुणा करें। तो ये सपोज कर लें 2, 4, 5 है। अब ये 2 को एक साथ समूह में रखें, एक को किनारे रख के फिर गुणा करें, तो 2 चौको 8 गुणे 5 और 8 बचे 40 हो जाएगा। फिर अब समूह को चेंज करें तो 2 गुणे 4 गुणे 5, ये बराबर होगा 2 गुणे 4 बचे 20, और 20 दूनी कितना होगा? 40। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में ये मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, और कंक्लूजन में लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य हैं।
साहचर्य हैं। और चौथा नंबर है भाग। अब इसमें भी कोई भी हम पूर्ण संख्या लें, सपोज कर लें 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है। 8 भागे 4 करें, फिर भागे 2 करें, तो ये बराबर कितना होगा? 4 दूनी 8, 2 भागे 2, ये बराबर 1 आएगा। अब फिर 8 भागे 4 भागे 2 करें, तो ये हो जाएगा 8 भागे, ये हो जाएगा 2, और 2 चौको 8, 4 आया। यानी कि दोनों स्थितियों में मान बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं, और कंक्लूजन हमारा हो जाएगा कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं। ठीक है, अब इसको आपको एकदम याद रखना होगा। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या के बाद से पूर्णांक को चेक करेंगे, फिर परिमेय संख्या को चेक करेंगे। तो अब है पूर्णांक। याद होगा आपको कि पूर्णांक क्या होती है। अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को लिख दें तो पूरा समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अब इसमें ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इसका ऋणात्मक मान लिखें, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डैश डैश डैश, तो ये पूरा समूह पूर्णांक कहलाएगा। अब इन पूर्णांक संख्याओं में योग के लिए ये पूर्णांक संख्याएं साहचर्य हैं कि नहीं है, ये जांच करना है हमको। तो सबसे पहला वाला जो ऑपरेशन है वो है योग। अब इन पूर्णांक संख्याओं में से कोई भी 3 अवयव लें। सपोज कर लें इधर से एक ऋणात्मक मान ले लेते हैं, यहाँ पे फिर +3 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 ले लें, कोई भी संख्या ले लें। अब इन तीनों संख्याओं में 2 संख्याओं को एक समूह में रख करके जोड़ें, और फिर इस समूह का जोड़ तीसरी संख्या में जोड़ें। तब ये कितना होगा? यहाँ पे ऋण 2 और धन 3 मिल करके धन 1 आएगा, और फिर ये हो जाएगा 5, और 5 और 1 कितना होगा? 6। अब फिर समूह को हम चेंज कर दें, यानी कि -2 फिर प्लस ये 3 धन 5। अब ये बराबर हो जाएगा -2 और +3 और 5 कितना होगा? 8, यानी कि -2 धन 8, 8 में से 2 घटेगा, 6 अधिक 8 है, धन चिन्ह है, तो यहाँ धन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में अगर समूह को हम चेंज करके जोड़ रहे हैं तो उसके मान समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक योग के लिए, पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। तो अब यहाँ पे हम इस टेबल में भर देंगे हाँ, और यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। ठीक है। दूसरा ऑपरेशन है, दूसरी संक्रिया है व्यवकलन। अब इसको भी वैसे ही हम चेक करेंगे। इसमें से कोई भी हम 3 संख्या लें, एक ऋणात्मक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि -5 है,
फिर एक इधर से 8 ले रहे हैं, फिर 9 ले लें। अब इसको करना क्या है, इसको 2 समूह बना करके, यानी कि एक समूह में बना करके इसको घटाना है। तो इसको हम ऐसे लिखें -5 -8। अब इसको एक समूह में कर दें और फिर -9। फिर ये बराबर कितना होगा, -5 और -8 -13 हो जाएगा और -9। तो -13 और -9 ये -22 हो जाएगा। अब फिर समूह को हम चेंज करें तो -5, फिर -5 -8 -9। अब ये बराबर कितना होगा, ये बराबर हो जाएगा -5, 8 में से 9 घटेगा -1 होगा, तो -1 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे ये ऋण 5 हुआ, ऋण में ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा, धन होगा, तो ये हो जाएगा -1। ऋण 5 और -1 मिल करके कितना होगा, ऋण 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में मान बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है, व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। ठीक है। अब तीसरा जो ऑपरेशन है वो है गुणन। फिर अब इसमें से हम 3 संख्याएं लें, एक कोई ऋणात्मक ले लेते हैं, -3 हमने ले लिया, दूसरा 2 ले लेते हैं, फिर -3 चाहे ये 4 ले रहे हैं। अब ये समूह बना करके इसको गुणा करें तो -3 गुणे 2 ये एक साथ हो गया, और गुणे 4 तो ये बराबर होगा -3 में धन 2 का गुणा होगा, तो ऋण का धन में गुणा होता है तो ऋण, और 3 दूनी 6, तो ये हो गया -6 गुणे 4, फिर इसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 चौको 24। फिर अब समूह को हम चेंज करें तो ये -3 गुणे, अब इस समूह में आ जाएगा 2 गुणे 4, तो ये हो जाएगा -3 गुणे 4 दूनी 8, फिर इसका गुणा करेंगे तो फिर ये -24 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों स्थितियों में मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तब हम ये कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य हैं। तो यहाँ पे हम इस टेबल में हाँ लिख देंगे, और कंक्लूजन हमारा हो जाएगा कि पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य हैं। फिर इसके बाद से अगला है भाग, अगली जो संक्रिया है भाग। अब पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए साहचर्य हैं कि नहीं, तो इसमें भी हम वैसे ही 3 संख्याओं को, किसी भी 3 संख्याओं को लें, एक मान लेते हैं -8 है, फिर एक 4 है, फिर और एक 2 है। अब यहाँ पे -8 और 4 को हम एक साथ रख रहे हैं एक समूह में, और फिर भगे 2 कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो फिर भागफल कितना आएगा, -2 हो जाएगा, -2 भगे 2, और ये बराबर हो जाएगा -1। अब समूह को चेंज करें, यानी कि -8 भगे 4 भगा 2, 4 भगा 2, फिर ये बराबर कितना होगा, -8
4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा 2 चौको 8 यानी कि -4। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे हैं। पहली वाली स्थिति में -1 आ रहा है और दूसरी वाली स्थिति में -4 आ रहा है। तो फिर हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। ठीक है। अब कंक्लूजन हमारा क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष ये होगा कि पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है। अब ये चारों ऑपरेशंस पर हम लोगों ने ये चेक कर लिया, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए, यानी कि कब साहचर्य होगा, कब नहीं होगा। अब अगला जो है, जो वास्तव में हमारे कोर्स में है, वो है परिमेय संख्याएं। तो अब परिमेय संख्याओं को हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं योग पर या व्यवकलन पर या गुणन पर या भाग पर किसके लिए साहचर्य है, किस ऑपरेशन के लिए साहचर्य है। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अगर P और Q पूर्णांक संख्या हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब P अपॉन Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या, अगर P और Q कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने देखा था, ये 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश डैश, ये पूर्णांक संख्या है। इसमें से कोई भी अगर P हो और Q हो, लेकिन Q या 0 न हो, 0 को छोड़ करके कोई भी Q हो, तब P बटे Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब इन परिमेय संख्याओं के लिए योग पर, व्यवकलन पर, गुणन पर और भाग पर हम यह चेक करेंगे कि यह परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं कि नहीं है। ठीक है। तो अब हम एक परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या हम मानते हैं, कोई भी सपोज कर लें, एक -2/3 है, फिर दूसरा है 3/5 और तीसरा है -5/6। ये 3 परिमेय संख्याएं हमने कंसीडर किया। अब इन 3 परिमेय संख्याओं को समूह बना करके जोड़ें। तो सपोज कर लें ये -2/3 है और धन ये 3/5, ये ऐसे हो गया। अब इन दोनों का हमने समूह बनाया और फिर समूह को इसमें हम जोड़ेंगे, फिर इस समूह को, फिर इसको एक साथ लिख करके इससे जोड़ेंगे। अगर समान आता है तब हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। तो अब इसको हम जोड़ें तो ये बराबर हो जाएगा -2/3 प्लस यहाँ पे 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा, 5 छके 30, 5 छके 30, 6 3 18, फिर प्लस 6 पच्चे 30, 5 पच्चम 25, -25 हो जाएगा। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आएगा -2/3, और ये ऋण है, ये प्लस है तो घटेगा, 25 में से 18 घटेगा तो 8 आएगा, 25 में से 18
तो 25 में से 18 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 5 3, हाँ ये हो जाएगा -2/3 और फिर प्लस माइनस 8/30, ये चीज़ हो जाएगा -8/30। अब फिर इसका हम एलसीएम लें तो ये बराबर आएगा 30 ही एलसीएम आएगा, 3 दहा में 30, 10 दूनी 20, फिर प्लस यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो -20 और -8 ये कितना हो जाएगा, 28। कहीं कुछ गलत हो गया क्या, 5/6। ये 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त 30 हो गया, 5 छक्के 30, 6 3 18, 6 25 30 और 5 पचम 25, ये ठीक है। -2/3 और ये -25, ओ 25 यहाँ पे 8 नहीं 7 होगा, 7 होगा, ठीक है, यहाँ 7 होगा, 7 होगा। चलिए अब सही हो गया। ये बराबर हो जाएगा -27/30। अब फिर समूह को हम चेंज करें तो ये होगा -2/3 और प्लस 3/5, इसको एक साथ करें और फिर प्लस -5/6 को एक अलग करें। अब इसको हम जोड़ें तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त 15 आ जाएगा और फिर 3 पचे 15, 5 दूनी 10, -10 प्लस 5 तिहाई 15, 3 तिरिके 9 और फिर यहाँ पे हो जाएगा -5/6। अब यहाँ पे -10 और -1 मिल करके कितना होगा, -1/15 और फिर प्लस -5/6। 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्त फिर 30 आएगा, 15 दूनी 30, यहाँ -2 हो जाएगा और 6 पचे 30, 5 पचम 25, यहाँ -25 हो जाएगा। तो ये बराबर यहाँ पे देखिए -25 और -2 मिलके -27 होगा बटे 30। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी 3 परिमेय संख्या हमने लिया, एक समूह में 2 को रखा, एक को किनारे रखा, फिर समूह को हमने चेंज किया और दोनों स्थितियों में जोड़ क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ भी -27/30 आया, यहाँ भी -27/30 आया। तब हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, और कंक्लूजन हमारा क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा कि परिमेय संख्याएं ये योग के लिए, परिमेय संख्याएं योग के लिए, योग के लिए साहचर्य हैं, साहचर्य हैं। परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। अब दूसरी जो संक्रिया है, अब इस संक्रिया पर परिमेय संख्या क्या होगी, यानी कि परिमेय संख्याएं, ये दूसरी संक्रिया व्यवकलन है, व्यवकलन, व्यवकलन। अब इसके लिए भी हम फिर 3 परिमेय संख्याएं हम लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या -2/3 है, दूसरी परिमेय संख्या -4/5 है और तीसरी परिमेय संख्या 1/2 है। तो अब इसको और इसको एक साथ हम इसमें से इसको घटावें एक समूह में, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, ये ऐसे,
और फिर माइनस ये इतना हो गया। अब ये दोनों एक समूह में आ गया। अब इसको पहले घटाएंगे, तब इसके घटाओ में से इसको घटाएंगे। फिर अब ये बराबर कितना होगा, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त 15 हो जाएगा। 3 का 15 भाग करें, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, माइनस 10 होगा। फिर 5 तिहाई 15, 3 चौको 12, तो माइनस 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ -1/2। अब ये बराबर होगा -10, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +12/15 -1/2 और +12 और -10 ये मिलके कितना होगा, 2/15 -1/2 और 15 और 2 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 15 हम 30, 15 एकम 15। तो 15 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो -11 हो जाएगा, -11/30। अब समूह को हम चेंज करें, तो समूह को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि -2/3, फिर माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखें, -4/5 और फिर -1/2। अब फिर इसको सॉल्व करें तो -2/3, फिर -5 और 2 का लघुत्तम समापवर्त 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 चौको 8, -8 हो गया। 2 पचे 10, 5 एकम 5, यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा -2/3 और 8 और 5 कितना होगा, 13, -13/10। अब ऋण ऋण क्या होगा, ऋण में ऋण का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -2/3 प्लस 13/10 हो जाएगा। अब 10 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 3 दहा में 30, 10 दूनी 20 और फिर प्लस 10 तिहाई 30, 13 तिहाई 39। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 9, 3 में से 2 घटेगा 1 और ये बटे हो जाएगा 30। यहाँ पे हमने क्या देखा, -11/30 आया है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 19/30। केवल समूह को चेंज कर दिए हैं, यानी कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तब हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पे हम इस टेबल में भरेंगे नहीं, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं हैं। परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है, ये व्यवकलन है। ठीक है। अब अगला जो संक्रिया है वो है गुणन। अब फिर हम कोई 3 परिमेय संख्या लें। सपोज कर लें एक परिमेय संख्या है ऋण 7/3, दूसरा है 5/4 और तीसरा है 2/9। तो इनके बीच में हमें ये गुणन का चिन्ह लगाना है। तो इसको हम एक साथ कर लें, इसको किनारे रखें। ये है आपका ऋण 7/3, ठीक से लिख, 7/3। ठीक है। अब पहले हम ये ब्रैकेट वाले को गुणा करेंगे, तब ये किनारे वाले को उसके साथ गुणा करेंगे। तो ये -7/3 गुणे,
अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 नवा 36। ठीक है। अब फिर अंश का अंश में गुणा करेंगे तो -70/36 में 3 का 3 छक्के 18 और 3 त्रिके 9 और 1 10, 108 आ गया। 70/108 माइनस होगा ना, ये माइनस है तो माइनस होगा। अब 2 से अगर हम कट करें तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 2 चौको 8, यानी कि -35/54। अब फिर समूह को चेंज करें, यानी कि -7/3 गुणे 5/4, इसको हम एक समूह में लें और फिर गुणे 2/9 करें। अब ये बराबर कितना होगा, अब ऋण 7 का 5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 35 और 4 का 3 में गुणा होगा तो 4 तिहाई 12 गुणे 2/9। अब ये चाहे तो इसको 2 से हम काट भी सकते हैं, ये 2 छक्के 12, ऊपर हो गया ये आपका -35 और नीचे 6 9 54। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों स्थितियों में मान हमको बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य हैं। तो यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे और निष्कर्ष लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य हैं। परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य है। अब अंतिम है भाव। अब इसके लिए भी हम 3 परिमेय संख्याएं लेंगे। सपोज कर लें पहली परिमेय संख्या 1/2 है, दूसरी परिमेय संख्या -1/3 है और तीसरी परिमेय संख्या 2/5 है। तो अब इन दो को हम एक साथ लें और फिर इसको किनारे रखें। अब ये बराबर कितना होगा, 1/2, यहाँ पे ये आपका 1/3 हो गया, ये हो जाएगा 1/2 भागे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस भागे वाले चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लिखेंगे तो नीचे वाला क्या, ये दूसरा वाला क्या होता है, पलट के गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे -1/3 गुणे 5/2 हो जाएगा। अब ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा 1/2 भागा 5 एकम 5, यानी कि -5 और 3 दूनी 6, ये चीज़ होगा। और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 दूनी 10 -10 हो जाएगा। तो 6/-10 को अगर ऋण का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं -6/10 भी लिख सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। फिर अब समूह को हम चेंज करें, यानी कि 1/2 भागा -1/3 करें और फिर भागे 2/5 करें। ये बराबर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये 1/2 गुणे ये 3/-1 हो जाएगा और फिर भागे 2/5, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये -2 नीचे हो जाएगा और भागे है भागे 2/5। फिर ये बराबर कितना होगा, 3/2, 3/-2 ना, गुणे 5/5/2। तो ये हो जाएगा कितना, 5 तिहाई 15
बटे -4। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ -6/10 है, इसको हम -15/4 भी लिख सकते हैं। तो -6/10 है और ये -15/4 है, दोनों बराबर नहीं है। तब हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं। और जो कंक्लूजन हमारा होगा, निष्कर्ष हमारा होगा, वो ये कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद से परिमेय संख्याओं के गुणधर्म से संबंधित कुछ आपके किताब में उदाहरण दिया हुआ है, ये पेज नंबर 10 पे। तो इन उदाहरणों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से ये शून्य की क्या भूमिका है, फिर एक की क्या भूमिका है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए तब हम प्रश्नावली पर पहुँचेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।